अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पे हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इनके हमरा हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने उन्हें रिसीव किया था और अहम मुलाकातें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। ये बताया जा रहा था इससे पहले कि ईरान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मक्का दिफ़ाई मुआहदे की अगर बात की जाए, लेकिन इसके बाद हमने ये भी देखा कि इस्माइल बक़ाई का ये कहना था कि इस मुआहदे से ईरान को कोई ख़तरा नहीं है, उल्टा ये मुआहदा जो है वो खुशाइंद है। दो तरफ़ा अहम मुलाकात होगी, मुज़ाकरात के हवाले से भी बात होगी। यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान अगर किसी पे एतमाद करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। माजी में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो है बातें भी हुई थी और ये बात बताई जा रही थी कि दोनों ममालिक जो हैं वो सालसी की कोशिशें कर रहे हैं। अगर मक्का दिफाई मुआहदे की बात की जाए तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने भी इस मुआहदे में शिरकत की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान के दौरे पे हैं और ईरानी सदर से मुलाकात भी करेंगे, जिसके बाद हमने देखा कि एक बार फिर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे माशी पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है, जिसके बाद हमने देखा कि चाइना ने इन पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट है 90% वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को जाती है। इस वक्त आबराए हुर्मुज़ पे एक जगह तो अमेरिका की नाकाबंदी है, दूसरी जगह की अगर बात की जाए तो ईरान की जानिब से भी नाकाबंदी की गई है। और कल की अगर बात करें तो 3 से 4 शख्स जो हैं वो आबराए हुर्मुज़ से गुजरे हैं, जिसके बायस हमने देखा कि एक बार फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। और ईरान की सलामती काउंसिल कमेटी ने गुजरने वाले जहाज़ों से भी फ़ीस वसूल करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले हमने देखा था कि बर्गन स्टॉक में जो मुआहदा हुआ था उसमें इस शिक को वाज़ेह किया गया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जो भी शिप्स गुजरेंगे उससे फ़ीस वसूल नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पे माशी पाबंदियां आयद कर दी हैं, अब ईरान का भी यही फैसला है कि जो शिप वहाँ से गुजरेगा उसे फ़ीस देनी पड़ेगी और इस फ़ीस को आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की मद में जो है ये फ़ीस ली जा सकती है। ईरान ने वाज़ेह कह दिया था कि ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात और बातचीत नहीं होगी। माजी में हमने देखा था कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे अरब ममालिक के अमेरिका से, लेकिन इस जंग के बाद सूरत हाल चेंज होती नजर आई। पाकिस्तान जो है वो खित्ते में वाज़ेह मकबूलियत के साथ उभरा है और कई ऐसे अरब ममालिक हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के साथ जो है वो दिफाई मुआहदा हो जाए। तमाम तो चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद एयर कमांडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू खदीजा, आपने इनवाइट किया। खालिद साहब ये बताइएगा, इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान के दौरे पे हैं। बताया ये जा रहा है कि दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत होगी, लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से भी अहम बातचीत हो सकती है। इससे पहले हमने देखा था कि जब फील्ड मार्शल ने तेहरान का दौरा किया था तो उसके फौरी बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो पाबंदी लगाई थी, जो नाकाबंदी लगाई थी, वो हटा दी थी। आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव जो है वो सामने आ सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे जो सीडीएफ हैं वो पहले भी बहुत एक्सटेंसिव कोशिश करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इंजॉय भी करते हैं, ईरानी लीडरशिप का भी और अमेरिकन लीडरशिप का भी, और ब्रिज के तौर पर पाकिस्तान ओवरऑल भी कंट्रीब्यूट करता रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन ये है कि एक तरफ वो ईरान में मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका कहता है कि हम तारीखी किस्म की नेवर बिफोर इस तरह की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। ईरान ने फिर एक काउंटर थ्रेट किया है कि जिस मुल्क ने भी अमेरिका का साथ दिया वो हम दुश्मन उसको समझेंगे। तो जाहिर है दुश्मन तो फिर हर वो मुल्क होगा जो अमेरिकन इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू मैनिफेस्टेशन, और उसमें बहुत ज्यादा ईरान के दोस्त भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो मुल्क जो जिसको अमेरिका चाहेगा कि वो करे वो ईरान का दुश्मन होगा। ईरान के बहुत सारे दोस्त हैं, इस खत्ते में भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है एंड आई एम श्योर ईरान को ये बावर कराने में हमारी मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप कामयाब हो जाएगी जी। कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी की अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि वो करना क्या चाह रहे हैं। पहले उन्होंने थ्रेट किया था, फिर उन्होंने रिजीम चेंज का कहा, फिर उन्होंने जी। कहा कि लोग टेक ओवर कर लें हुकूमत, उसके बाद 40 दिन तक बमबारी की, नहीं कुछ कामयाबी हुई। फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ, फिर कुछ दिन अमन रहा, फिर एस्केलेशन बढ़ गई, फिर कुछ 10-12 दिन उन्होंने लगातार बमबारी की, और ये कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज बमबारी थी एज कम्पेयर टू जो 40 दिन बमबारी की थी, क्योंकि इस दफा उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज के इर्द गिर्द जितनी उनकी टनल्स, हाइड आउट्स, लॉन्चिंग पैड्स हैं उनकर किया था, ताकि ईरान की वो जो रेट है या जी। उसकी कैपेबिलिटी को डैमेज किया जा सके। वो भी नहीं हुई। तो अब उसके बाद ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस का है, ये मैं इसलिए नहीं समझ पा रहा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस खतीजा होती हैं जंग से पहले। बिल्कुल। आप एक आइसोलेट करते हैं, इकोनॉमिकली उसको बांध देते हैं मुल्क को, और उसकी हार्डशिप इतनी बढ़ा देते हैं
कि जंग का वो सोचे ही ना, उससे पहले ही हथियार डाल दे। लेकिन ईरान तो वैसे ही 20 सालों से बहुत सीवियर सैंक्शंस में है, बैंकिंग के दुनिया के कारोबार में नहीं है, ऑयल जी। एक्सपोर्ट सिर्फ 1.69 मिलियन बैरल सिर्फ रोजाना चाइना को कर सकता है और किसी को कर नहीं सकता है। तो ये तो पहले करना चाहिए था। अब अच्छा अगर खालिद साहब, कतक इकोनॉमिक लाने की अगर माजरत प्रेशर, चाहूंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि चाइना ने जो है इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90% जो तेल है वो ईरान से चाइना जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि वेनेजुएला में जो कुछ वॉर चाइना की वेनेजुएला के साथ भी ट्रेड थी। आप समझते हैं कि ये जो जंग है ये मजीद खत्ते में वसी हो जाएगी, क्योंकि चाइना तो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन ऑल दो चाइना की जो पॉलिसी है वो हमेशा यही रही कि डायलॉग किया जाए, बातचीत की जाए। चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए, छोटे ममालिक जो हैं, अंडर डेवलपिंग होंगे, जिनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है, वो तो अमेरिकन प्रेशर पॉसिबली ले सकते हैं कि वो ना डील करें ईरान के साथ तब। लेकिन चाइना को कटेल करना अमेरिका के लिए बहुत मुमकिन नहीं नजर आता। उसकी वजह यह है कि सिर्फ चाइना इसमें नहीं है कि मिलिटरीली जवाब देगा, चाइना इकोनॉमिकली जवाब देगा। आपको याद कराता चलूं, आपके व्यूअर्स को भी रिफ्रेश करते हैं कि आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ही हुकूमत संभाली थी, उन्होंने चाइना के खिलाफ टैरिफ बहुत बढ़ा दिया था। बिल्कुल। लेकिन चाइना ने फिर रिटेलिएटरी जब टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिका को बैक ऑफ करना पड़ा, प्रेसिडेंट ट्रंप को वो वापस लेने पड़े थे। तो ये टेट फॉर टैट उन्होंने अभी नहीं किया, उन्होंने उस वक्त भी किया था और अभी भी वो करेंगे। अभी वो क्या कर सकते हैं? अभी उनके पास ऑयल स्टोरेज, इसमें कोई शक नहीं, जिसकी तरह आप भी इशारा कर रही हैं कि रोजाना की बुनियाद पर 1.6 मिलियन बैरल रोजाना जाता है चाइना। उस जी। स्टोरेज तो उनकी बहुत ज्यादा है। ये तो सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है ईरान से जो वो तेल लेते हैं, जो कि ईरान का तकरीबन 90% एक्सपोर्ट है। बिल्कुल। चाइना की डिपेंडेंसी उस तरह ऑयल पे नहीं है। हाँ, वो ये जरूर कर सकते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल का जो उनके पास लीवरेज है वो बड़ा अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है। रेयर अर्थ मिनरल दुनिया में जो 60% जो रिजर्व्स बिल्कुल। हैं वो चाइना में है। 90% प्रोसेसिंग चाइना करता है। रेयर अर्थ मिनरल किसी और काम के लिए नहीं चाहिए अमेरिका को, पर्टिकुलरली अब जितनी जरूरत है कभी भी नहीं थी। ये रेयर अर्थ मिनरल यूज होते हैं वेपन मेकिंग के अंदर। यही जो पैट्रियट और टॉमाहॉक और बाकी मिसाइल्स आप देखते हैं, इनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल यूज होते हैं। अगर ये स्टॉक पाइल पहले ही डिप्लीट हो चुका है 35 से 45% के दरमियान, तो अमेरिका की डेटरेंस इस वक्त लोएस्ट एप पे है कई दिहाइयों से। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोएस्ट थ्रेट पोस्चरिंग पे अमेरिका है, स्टॉक पाइल कम होने की वजह से। अगर उनको ये रेयर अर्थ मिनरल चाइना से अभी टाइम पे नहीं मिलते तो उनकी प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज होगी तो अमेरिका का जो डेटरेंस है और एक्सटेंड हो जाएगी। आखिरी बात इसके ऊपर, अमेरिका की जो इस वक्त डिफेंस की कंपनी है, मैं उनको स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट को और हुकूमत को कहा है कि अगर हमें रॉ मटेरियल मिलता रहे विच इंक्लूड्स रॉ रेयर अर्थ मिनरल ऑल्सो, तो हम 2029 से लेकर 31 तक स्टॉक पाइल पूरा कर पाएंगे जो अब जंग में इस्तेमाल हुआ है, यानी अनदर एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर तो तब है कि अगर जी। रेयर अर्थ मिनरल और दूसरे मटेरियल मिलते रहे। अगर वो शॉर्ट सप्लाई हुई तो अमेरिका के लिए मिलिटरीली अपनी वापस रिवाइव करना एक और क्राइसिस बिल्कुल, वो होगा। तो फिर टिट फॉर टैट जिस तरीके से आपने अर्ज़ किया। ये बताइएगा खालिद साहब कि ईरान की सलामती कमेटी जो है उसने आज इसकी मंजूरी भी दे दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप्स गुजरेंगे उनसे फ़ीस वसूल की जाएगी सिक्योरिटी की मद में। इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद नाराज़गी का भी इजहार किया था कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई भी फ़ीस वसूल नहीं कर सकता। क्या समझते हैं आप कि इसके बाद हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई हमला किया जाएगा, कोई अटैक किया जाएगा, और ये जो डेडलॉक बरकरार है ये डायलॉग में बदल सकता है? क्योंकि 60 रोज तो वैसे मुकम्मल हो गए हैं अगर हम उस बर्गन स्टॉक के निकात की बात करें तो। खदीजा, देखिए, ईरान की हिस्ट्री है और खासतौर पर रिसेंट हिस्ट्री में बता देता हूं कि ईरान ने कभी भी अंडर प्रेशर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल। मैं आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश कर देता हूं कि रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशराइज किया था तो ईरान ने हिजबुल्ला सपोर्ट किया था और उसको कायम कर लिया था। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे, उस वक्त इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था जब प्रेसिडेंट क्लिंटन ने प्रेशराइज किया था। फिर अब जॉर्ज बुश आए थे जिन्होंने ईरान को कहा था ये एक्सेस ऑफ ईवल है। उन्होंने जब प्रेशर डाला था तो ईरान ने अपना बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए हैं उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने हाथ से दे बैठे अमेरिका को। एक सदर हैं सिर्फ तमाम सदूर में से जितने अभी तक गुजरे हैं, प्रेसिडेंट ओबामा। उन्होंने और बहुत सारी चीजें काबिल फख्र शायद ना की हों, लेकिन उन्होंने ईरान को थ्रू डेटरेंस JCPOA साइन करवाया था थ्रेट करने के बाद, जी। और इंगेज करके 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल जो था वो कैस्पियन सी के जरिए रूस शिफ्ट करवाया था। मैं 8 टन रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आजकल हम 400 किलोग्राम के लिए लड़ रहे हैं जो 17 गुना कम है उस और न्यूक्लियर डोनाल्ड ट्रंप एनरिच का तो ये मटेरियल बयान से भी जो मौजूद है कि ये जो डील होगी ये ओबामा से बेहतर होगी। अक्सर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं कि ओबामा से बेहतर दिया जो डील है वो हम करेंगे। वो तो 400 किलोग्राम भी नहीं ले पा रहे ना, जब ईरान ने खुद 8 टन दिया था जो कि 17 गुना ज्यादा बनता है। तो मैं ये रिलेट हिस्टोरिकली इसलिए करना चाह रहा था कि आप, हम व्यूअर्स और हम लोग एक रिफ्रेश करें कि अमेरिका को जब भी प्रेशर डाला गया है अमेरिका की तरफ से, तो ईरान ने बैक ऑफ नहीं किया।
सरेंडर नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ईरान कम बैक किया अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। तो आई थिंक ये जो थ्रेट अभी यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक, जिसको मैं पहले से ही डाउट इसलिए करता हूं कि इस तरह की जो सैंक्शंस होती है तो पहले की जाती है जंग से। 38 बिलियन डायरेक्ट आपने जंग पे खर्चा, जो ऑफिशियल फिगर है इस वक्त, आपने अपना बजट ऑलमोस्ट 40% बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर दी है, तो फिर उसकी जरूरत ही ना पड़ती। आप इकोनॉमिक क्वारंटीन करते, आइसोलेट करते और उनको सरेंडर करवा लेते। तो अगर मिलिटरीली ने ईरान ने नहीं किया तो मैं नहीं फोर्सी करता कि ईरान इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से सरेंडर करेगा या कॉम्प्रोमाइज अच्छा करेगा। खालिद साहब, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है, पहले तो इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि ईरान को मक्का दिफाई माहिदे से कोई ख़तरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बाकिर कालिबाफ का भी कुछ माह पहले का बयान मौजूद है, कुछ हफ्तों पहले का उनका कहना ये था कि ईरान को इस माहिदे से कोई ख़तरा नहीं है। उल्टा उन्होंने ये कहा कि जो माहिदा है ये खुशाइंद है। लेकिन इस्माइल बकाई का जो है आज एक स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उनका ये कहना था कि मक्का दिफाई माहिदे में इस वक्त ईरान को शमूलियत की दावत नहीं दी गई है। आप समझते हैं कि कुछ वीक्स बाद, कुछ माह बाद एक बार हम फिर देखेंगे जिस तरीके से तुर्किया शामिल हुआ है इस माहिदे में, ईरान भी शामिल हो सकता है? खदीजा, एब्सोल्युटली लॉजिकल है ये बात, और मैं तो ये सपोर्ट भी नहीं करता, ना सिर्फ सपोर्ट करता हूं, मैं तो ख्वाहिश भी करूंगा कि ऐसा होना चाहिए। उसकी वजह मैं सपोर्ट करता हूं अपने आर्गुमेंट को। देखिए, बुनियादी तौर पर ईरान की सबसे बड़ी रिजर्वेशन अमरीकी अड्डे जो इस एरिया में है उस पर क्या थी? ईरान चाहता है कि अमरीका यहाँ से निकल जाए। जब ईरान अपने 19 अड्डे यहाँ से लेके हाइपोथेटिकली अगर चला जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा मिलिट्री का। वो मिलिट्री कौन फिल कर रहा है? अगर ये मिलकर आपस में ममालिक फिल कर लेते हैं तो ये तो ईरान की ख्वाहिशात और उनकी जो प्लानिंग है उसके एन मुताबिक है कि हम खित्ते में खुद लोग अपना मैनेज करेंगे डिफेंस, बजाय कोई और मुल्क हमें आगे डिक्टेट करे। और हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हम पर हमला करती हैं। तो अभी नहीं, मैं फोर्सी इसलिए नहीं कर रहा कि इस वक्त वो हर्ट है। जाहिर है ईरान इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन में है, जंग से गुजर रहा है, इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है जब ये जंग खत्म हो जाएगी और ईरान के लोग समझेंगे कि हमने फेवरेबल नोट पर जंग क्लोज की है और जी। हमें एक डिविडेंड्स भी मिल गए हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आइंदा के लिए वेरीफाइबल इंश्योरेंस भी हो गई है कि अब हमें दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, तो लॉजिकली ईरान को इस मुआहदे के अंदर शामिल होना चाहिए। ये ईरान के लिए भी अच्छा है, जी इस खित्ते के लिए भी अच्छा है, और एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को यहाँ से वापस भेजने के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन खालिद साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी है, एक तरफ तो एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें पाकिस्तान, कतर, ईरान, सऊदी और तुर्किया जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो आप समझते हैं भारत, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान भी एक अहम ब्लॉक बन रहा है। भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान उभर कर सामने आया है खत्ते में, कतर को पाकिस्तान से बात करनी है, अमेरिका को पाकिस्तान से बात करनी है, ईरान को पाकिस्तान पे एतमाद है, तो इस वक्त भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। इस तमाम सिनेरियो को अगर नोट किया जाए तो भारत की जानिब से भी कोई एक नया ब्लॉकेड बनाया जाएगा? जी, इस मायदे के जो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के दरमियान हुआ है और इसको एक्सपैंड करने में यही एक पॉसिबल एलिमेंट ऑफ रिस्क था कि इंडिया एक कैंपेन लॉन्च करेगा काउंटर डिफेंस करने की, और खास तौर पर एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करेगा। जो जो ममालिक इस वक्त ईरान के करीब नहीं है या इस मायदे के हक में नहीं है, उनको वो एक्सपैंड करना चाहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मीनिंगफुली इसराइल और अमेरिका, इसराइल और भारत के दरमियान तो पहले ही बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है। जी यूएई की भी सिंपथीज उस तरफ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये हमारा जो अभी मुआहदा हुआ है 3 मुल्कों का, इसमें और मुल्क रीजनली शामिल हो जाते हैं, तो फिर स्टैंड लोन एक यूएई दरमियान में है मिडल ईस्ट के ममालिक में, वो मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लेगा, और वो भी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव उसको लेना उसकी ऑब्लिगेशन होगी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इन हालात में वो इंडिया और इसराइल पर डिपेंडेंट करेगा, और खास तौर पर अगर रीजनल ममालिक आपस में इकट्ठे हो गए और यूनिटी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग नजर आया। इंडिया रिलेटिवली आइसोलेटेड है, उसमें एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली है, और जी। वो समझ भी आती है। इसराइल में भी है पॉसिबिलिटी, लेकिन मेरा ख्याल है यूएई लॉन्ग टर्म में अफोर्ड नहीं कर पाएगा स्टैंड अच्छा, आइसोलेशन करना, मुत्तहदा अरब या अमारात ओपेक से इनको भी निकल engage करना। गया और ये भी उनका बयान है कि अब हम ईरान के साथ जो है वो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जी, वो जाहिर है वो लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं ना, जो अगेंस्ट ईरान लॉबी है, जो मालिक हैं, उनको वो साबित करना चाहते हैं कि मेरी ईरान के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, और जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट वो बताएंगे, तो दूसरे ममालिक आएंगे ना यूएई को हेल्प करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि वो समझ रहे हैं कि हम इस लॉबी के लिए बिल्कुल, या इस अलायंस में जाने के बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जाहिर है उसमें अब इंडियन इंटरेस्ट भी पैदा हो जाएगी, उसमें इजरायली इंटरेस्ट भी पैदा हो जाएगी। तो उसी की कंटिन्यूएशन लग रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर बाकी ममालिक मिल जाए तो बाकी जो 3 मुल्कों का आप नाम ले रही है, ये इतना स्ट्रांग इसके खिलाफ कोई इतना बड़ा महाज खड़ा कर सकेंगे।
अच्छा खालिद साहब, क्योंकि सवाल तो खैर यही होता रहा है, अक्सर हमने ये भी देखा है कि ईरान को ये कहा गया है कि आप जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, और ईरान ने भी कह दिया था, फतवा भी मौजूद है शहीद आयतुल्ला अली खामनेई का। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ईरान ने एक जौहरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ईरान की इस वक्त नाकाबंदी हुई है, कोई शिप्स नहीं गुजर पा रहे, अलबत्ता पाकिस्तानी शिप्स जो है वो गुजर रहे हैं, लेकिन जो शिप्स ईरान की इजाज़त के बगैर गुजरते हैं उसे निशाना भी बनाया जाता है, और अमेरिका जो है वो इस पर कुछ ना कर सका। एक बेबसी जो है वो नजर आई अमेरिका की हमें। अब हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी मौजूद है कि अमेरिका का एक नया इलाका है स्टेट ऑफ हॉर्मज़, जो कि एक अहम मकाना बयान था, उस पर आप ज़ाहिर है बेहतर कमेंट कर सकेंगे। आप समझते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से अमेरिका बहुत आसानी से अपनी जान छुड़ा लेगा, या फिर एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि ईरान और ओमान बैठ के ही इसका नया रूट मैप बनाएंगे और फिर बताएंगे कि भाई किस तरीके से चलना है, आगे काम करना है? देखिए, ये तो न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को अमेरिका ने खुद दी है। 26-27 फरवरी को तो ऐसा नहीं था, ईरान को पता ही नहीं था। मैं एक और दिलचस्प आपको मवाजना पेश करता हूँ। जब पिछले साल जंग हुई थी मई 2025 में, जून 2025 में, ईरान की और अमेरिका और इसराइल की जून में, तो 12 दिन की तकरीबन जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने थ्रेट जरूर किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा, लेकिन ईरान ने किया नहीं था। यही बात को लेकर नेतन्याहू ने इस दफा 2026 में जो अटैक किया 28 फरवरी को, ये कन्विंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि देखिए ईरान की काबिलियत ही नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करे, क्योंकि उन्होंने 12 दिन भी नहीं किया था। और ये मुझे लगता है कि बुनियाद जंग की बना है, क्योंकि नेतन्याहू और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये सोचा कि अगर ईरान की 12 दिन तक सलाहियत नहीं है, तो हमने जून जो अभी हमला किया है फरवरी में, ये तो हम 12 दिन से पहले वाइंड अप कर लेंगे। इसका मतलब है इससे पहले कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेगा, जी हम वहां रजीम चेंज कर चुके होंगे, फुट ऑन ग्राउंड कर चुके होंगे, न्यूक्लियर बिल्कुल। बैलिस्टिक मिसाइल को अनवाइंड करने की पोजीशन में होंगे, हमारी डोमिनेंस हो चुकी होगी। ये उन्होंने फिर एक दफा मिसकैलकुलेट किया पिछली जंग को देखते हुए। लेकिन ईरान ने इस दफा स्ट्रेट अवे, आपने देखा, दूसरे तीसरे दिन उन्होंने थ्रेट भी किया और ब्लॉकेट कर दिया। और बिल्कुल। आज भी 120 के मुकाबले में, मैं पिछले एक हफ्ते से ट्रैक कर रहा था, 8 से 10 शिप जो गुजर रहे हैं वो ईरान की मर्जी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रंप जितना मर्जी कहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है, और ईरान कहे कि बंद हो गई है या बंद रखूंगा, मेरे से पूछे बगैर कोई नहीं जाएगा, तो लोग ईरान की बात को ज्यादा मान रहे हैं। तो आई थिंक एक एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन ईरान को देना पड़ेगा, चाहे कहीं और दिया जाए। जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोला जाए, जो कंपनसेशन ऑफ वॉर है जी वो दिया जाए, ट्रेड एंड ऑयल करने की, उनको एक्सपोर्ट की करने की। ईरान जरूरी नहीं है कि नाकाबंदी इस जो इसने की हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसमें इसी को वो कन्वर्ट करना चाहता है टैरिफ में। मेरा ख्याल है ईरान कंपनसेशन चाहेगा एल्सवेयर, और हो सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खोले, लेकिन वो बार्गेनिंग चिप के तौर पे अच्छा इस्तेमाल कर खालिद रहा साहब, है क्योंकि स्टेट ताकि ऑफ आने हॉर्मज़ का वाले भी वक्तों मामला में। है और फिर बाबुल मंदब का भी मामला है, जहाँ पे हमने देखा कि यमनी हाउसीज ने जो है सऊदी के शिप्स को भी निशाना बनाया है। तो अगर ये दोनों जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है और बाबुल मंदक है, अगर दोनों में ब्लॉकेट हो जाती है, तो फिर जो दुनिया है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, पूरे खित्ते की बात करूँगी, वो इससे लरज़ उठेगा। तो आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये जो दौरा है तेहरान का, इसमें यमनी हाउसी के हवाले से भी बातचीत होगी? क्योंकि ये भी बताया जाता है कि ईरान की एक प्रॉक्सी है। जी, मेरा ख्याल है जब इस तरह की टॉप लीडरशिप बैठती है तो वो एक मौजू पर नहीं बैठते और एक को बर्निंग पॉइंट नहीं होता, वो हर तरह के कंसर्न को नंबर वन एड्रेस करते हैं। दूसरी बात ये एक और है कि जो ईरान को रियलाइज करनी चाहिए कि दुनिया बहुत जल्द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे जा रही है। मैं पहले ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई की बात कर लेता हूँ। जी जाम्बू जो इनका कोस्टल एरिया में रेड सी के ऊपर सऊदी अरब का एक रिफाइनरी है जो पंप आउट करती है ऑयल, वो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 मिलियन बैरल पर रोजाना थी, उसको 4.5 मिलियन पे ले गया सऊदी अरब। आने वाले वक्तों में 7.5 मिलियन बैरल रोजाना करना चाहते हैं रेड सी में। दैट मीन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इफेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया। दूसरा है फुजेरा का, यूएई की एक पोर्ट है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पहले है, कि अगर जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद भी हो तो यूएई वहां से एक्सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, दुनिया जो कह रही है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ चले गए हैं, वो आप चाइना देखें, जापान देखें, कोरिया देखें, इंडिया देखें, वो ऑल्टरनेट सोर्स पर जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने अब रियलाइज किया है कि एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरे उनके मुल्क की इंडिविजुअल आबादी या उनकी इकोनॉमी होस्टेज नहीं बननी चाहिए। तो आई थिंक ईरान के पास भी एक लिमिटेड लिवरेज पीरियड है, एक्सपायरी डेट है इस पैकेज की, हम्म 2 से 3 साल, और उसके बाद शायद मुल्क इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, या बहुत सारे मुल्क जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं वो अपनी सप्लाई चेन को इस तरह रीडायरेक्ट कर लेंगे, रीडाइवर्ट कर देंगे कि इसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लीवरेज ईरान का जो उस तरह इफेक्टिव नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद साहब, जिस तरीके से इसराइल की बर्बरियत जारी है, जनूबी लेबनान में भी हमने देखा कि वहाँ पे भी फ़िज़ाई हमले किए गए, और हाल ही में कुछ रोज़ पहले सीरिया के हवाई अड्डे पे भी जो है इसराइल ने जो है हमले किए हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि वहाँ पे तुर्किया की फ़ौज उस हवाई अड्डों में मौजूद थी, तैनात थी,
और क्योंकि टर्की का जो है वो अब एक दिफाई मुआहदा भी है, मक्का दिफाई मुआहदा है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी, तुर्किया जो है वो शामिल है। क्या इस सूरत हाल को भाप के इसराइल ने सीरिया के हवाई अड्डों पर हमला किया होगा, या फिर इसकी कोई और वजूहात आपकी रीडिंग्स में हैं? उससे पहले कि मैं बात करूं इसके ऊपर, हम थोड़ा सा ज्योग्राफी पे बात कर लेते हैं वेरी क्विकली। देखिए, जो इसराइल है उसके और तुर्की के दरमियान मेजर मुल्क जो सीरिया है, यानी एक बफर के तौर पर एक मुल्क है। इसराइल की ये ख्वाहिश है कि फॉर ग्रेटर इसराइल जो उसका डिजाइन है, उसके अंदर सीरिया के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, अनगवर्नेबल रहे और लॉलेसनेस रहे, या एक सेगमेंट बन जाए सीरिया के अंदर, एक सेंट्रलाइज स्टेबल डेवलपिंग मुल्क ना बने। क्योंकि जितना वो इनस्टेबल रहेगा, इसराइल का खास तौर पर तुर्की तक पहुंचना रिलेटिवली आसान होगा। ये बात तुर्की को भी पता है। तुर्की समझता है कि अगर इनस्टेबल रहा सीरिया और स्टेबल ना हुआ तो कल को उसको भी थ्रेट होगी। अब ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि जो गोलान की पहाड़ियों पर नाजायज कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, जी। वहां से ये जो अल जहूर बेस जिस पर हमला हुआ है वो तकरीबन 320 किलोमीटर दूर है, और फाइटर जहाजों के लिए 320 किलोमीटर को ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। और ऑन टॉप ऑफ दैट सिर्फ 75 किलोमीटर तुर्की के बॉर्डर से ये बेस है जिस पर हमला किया गया। जी। और बेस भी वो हमला किया गया कि उसके रनवे को तबाह किया गया है, और कुछ स्टोरेज और जो जहाजों को शेड है उनको हमला किया गया। उससे पहले कहा जाता है कि तुर्की के डेलीगेशन ने विजिट किया था और इसराइल ने कहा है कि वो कंटेन करना चाहता है, जबकि तुर्की ये चाहता है कि वो अपनी फुटहोल्ड या प्रेजेंस से एक ओवरसी करे, एयर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तमाम वो मूवमेंट जो इसराइल कर सकता है सीरिया के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ और इवन ईरान के खिलाफ, उन पर नजर रखी जा सके। तो आई थिंक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है होपफुली तीनों तरफ से प्रिवेल करेगी गुड सेंस। तुर्की इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, वो मेक श्योर करेगा कि उसका फुटहोल्ड रहना अच्छा, चाहिए आने तुर्की वाले वक्त। क्योंकि नेटो का भी रुकन है खालिद साहब, और फिर ये बातें भी हो रही हैं, वो ज़ाहिर आप बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं कि हम देखेंगे कि तुर्की जो है वो नेटो को छोड़ देगा, रुकनियत छोड़ देगा, क्योंकि ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है ये भी किसी नेटो से कम नहीं है। जी देखिए, तुर्की छोड़ने का मुझे नहीं लगता उनको कोई फायदा होगा, और रहने का कोई नुकसान होगा। देखिए, नेटो तो बहुत अरसे से ऑलमोस्ट आपने देखा इतनी इफेक्टिव नहीं रही। इवन सो मच सो कि डेनमार्क को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने थ्रेट कर दिया ग्रीनलैंड के मौजू पर, जो कि खुद नेटो मुल्क है, उनका जो अलाइज है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की प्रायोरिटीज अपनी है, नेटो इज नॉट प्रायोरिटी। नेटो में रहने का फायदा तुर्की को यह है कि उसको वेस्ट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है। मैं आपके व्यूअर्स को और आसानी के लिए बता दूं कि हमारे पास अमेरिका के दिए हुए F-16 जो जहाज हैं वो तकरीबन 75 के करीब हैं, और पहली खेप हमें 82 में मिली थी। तुर्की को 87 में सप्लाई शुरू हुई थी, हमारे 75 के मुकाबले में तुर्की के पास 270 के करीब F-16 है। जी। फिर बहुत ज्यादा ओवरऑलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, तुर्की को वेस्ट ने दिया और अमेरिका ने खास तौर पर सपोर्ट किया। तो तुर्की की बहुत ज्यादा एक्सपोजर है टू द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। तो मेरा ख्याल है उसको रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये मतलब है कि वहां से निकल जाए। जी। उसको एडवांटेजेस भी हैं। हाँ, ये जरूर है, आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुर्की को ये रियलाइज हो चुका है कि अगर अमेरिका को किसी वक्त चॉइस करनी पड़ी बिटवीन तुर्की एंड इसराइल, तो वो डेफिनेटली इसराइल का साथ देगा। इसी वजह से वो इस अलायंस में भी आया है, और जी। बड़ी लॉजिकल डिसीजन है उनकी कि अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता तुर्की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक कमोडोर रिटायर खालिद साहब आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी ही ब्रीफली जो है उन्होंने ईरान के हवाले से हमें बताया। इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान के दौरे पे हैं, अहम बातें हो रही हैं, हाई लेवल डेलीगेशन के जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि मशरिक़ वस्ता में अमन किस सूरत में आ सकता है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।